Hello to my dear lovely NEET aspirants. Students, as you all know, सुपर मेगा रिवीजन सीरीज आपके साथ चल रही है. सुपर मेगा रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोसिस्टम. क्लास 12th का इकोलॉजी यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर. 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर पे हर साल नीट एग्जाम में पक्के हैं. So students, as you all know me, myself Dr. Kushika Taneja, I have 7+ years of teaching experience and I have mentored over thousands of students, doctor. So students, जैसे कि आपको पता है सुपर मेगा रिवीजन सीरीज के स्केड्यूल में हम ऑलरेडी आपके साथ इतने चैप्टर मेहनत के साथ बखूबी सारे वेल फॉर्म पीडीएफ लेक्चर्स के साथ में आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम इकोसिस्टम चैप्टर पे हैं बच्चों. आज हम स्टार्ट करने वाले ये इंटरेस्टिंग चैप्टर इकोसिस्टम पार्ट 1. और बच्चों जो भी मैं आपको पीडीएफ में आपको मार्क कराऊंगी, ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी की लाइन समझाने के लिए जो एक्स्ट्रा इमेजेस आपके लिए रख रखी है, प्रॉपर डिफरेंट कलर से मैंने हाईलाइट करा हुआ है, वो सब एज इट इज पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी आफ्टर the completion of chapter in the description box. Also students, previous year PYQs आप topic wise free of cost solve कर सकते हैं. description box में उसका भी link है. So students, without wasting much time, चलिए start करते हैं आज का important topic ecosystem. भले ही बच्चों ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इस पे हर साल 2 से 3 PYQs पक्के हैं. अगर आप PYQ सॉल्व करने जाएंगे इकोलॉजी यूनिट के, तो इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर की मैक्सिमम लाइंस इंपॉर्टेंट है और जिन जिन पे PYQ पूछे गए मैं आपको ड्यूरिंग द सेशन बताती रहूंगी. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का मतलब होता है बायोटिक एबायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है जब वो मिलकर एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था, इसके ऊपर PYQ भी आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय A.G. टेंसले एंड इस पे PYQ आपको मिल जाएगा. इकोसिस्टम को बच्चों एनसीईआरटी ने 8 कैटेगरीज में डिवाइड करा है. इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. तो बच्चों ये जो स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो हम पार्ट 1 में कवर करेंगे और बचे हुए 4 पार्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो हम पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे. तो बच्चों ये 2 पार्ट्स में हम चैप्टर कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ. मतलब एक दूसरे से तो वो इंटरैक्ट करेंगे ही. बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे प्लांट जो है वो इंसेक्ट से इंटरैक्ट करेगा, इंसेक्ट उसका पॉलिनेशन करेगा, बदले में इंसेक्ट को नेक्टर और पोलन ग्रेन्स मिलेंगे. तो दोनों बायोटिक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से भी इंटरैक्ट करेंगे और एनवायरमेंट से एबायोटिक कंडीशन से भी इंटरैक्ट करेंगे. जैसे प्लांट जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, तो सॉइल के साथ उसका इंटरैक्शन बायोटिक एबायोटिक कहलाएगा बिकॉज सॉइल इज एबायोटिक. So students, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हमने बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स देखे थे. एबायोटिक फैक्टर्स में स्टूडेंट्स हमने वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल पढ़ा था. और वहीं बच्चों बायोटिक फैक्टर्स में हमने इंटरैक्शंस पढ़े थे, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कैसे एक बैक्टीरिया प्लांट की मदद करता है नाइट्रोजन फिक्स करने में एंड सो ऑन. सो स्टूडेंट्स, आज हम इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बेसिकली इनके बायोटिक एबायोटिक के इंटरैक्शन के बारे में ही बात करेंगे. हमने बायोटिक पढ़ा, एबायोटिक पढ़ा, लेकिन उनका इंटरैक्शन कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी. देखो बच्चों, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का जो समूह है, बायोटिक ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक फैक्टर्स, आपको एक छोटे से वाटर ड्रॉप में भी मिल सकते हैं. एबायोटिक फैक्टर का आपको इंटरैक्शन एक वाटर ड्रॉपलेट में भी मिल सकता है, तो वो भी एक इकोसिस्टम है. आपको पूरे सॉइल में भी मिल सकता है, तो छोटा भी हो सकता है इकोसिस्टम और बड़ा भी हो सकता है. जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है कि वो एक स्मॉल पॉन्ड की तरह भी हो सकता है, तो वाटर ड्रॉपलेट की तरह भी हो सकता है, एक स्मॉल पॉन्ड की तरह भी हो सकता है, या फिर एक ओशन की तरह भी हो सकता है. मतलब एक वाटर ड्रॉपलेट में मैंने कह दिया इकोसिस्टम, तो उससे छोटी बात क्या होगी. तो स्मॉल एनसीईआरटी में दिया है कि स्मॉल
पॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे ओशन की बात करी जा रही है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह इकोसिस्टम की तरह रोल प्ले करेंगे। Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. जो हमारा पूरा बायोस्फीयर है उसे हम ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। As a composite of local ecosystem on Earth, since this system is too much big and complex to be studied, उसे हम डिवाइड करते हैं बेसिक कैटेगरीज में, that is terrestrial and aquatic. तो इकोसिस्टम को बच्चों हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, that is ecosystem is divided into 2 categories, that is terrestrial ecosystem और aquatic. Terrestrial means on land and aquatic means in water. Terrestrial ecosystem के अंदर भी स्टूडेंट्स हम 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। which is also called artificial. वैसे ही एक्वाटिक को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? नेचुरल टेरेस्ट्रियल में हमारे फॉरेस्ट आएंगे, जबकि जो किसान खेती करता है, जो क्रॉप फील्ड है, वो आर्टिफिशियल में आएगी। एक्वाटिक इकोसिस्टम में बच्चों नेचुरल के अंदर क्या आएगा? नेचुरल के अंदर आएगा ओशंस और सी, और वहीं आर्टिफिशियल के अंदर बच्चों एक्वेरियम आएगा। जो हम घर में एक्वेरियम रखते हैं उसमें फिशेस वगैरह रखते हैं, अदर एक्वाटिक एनिमल्स रखते हैं, वो आर्टिफिशियल एक्वाटिक इकोसिस्टम में आएगी। तो बच्चों इकोसिस्टम को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इतना ब्रॉड पूरे बायोस्फीयर को एक साथ पढ़ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को एक साथ पढ़ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। अगर लैंड के ऊपर इकोसिस्टम है तो उसे टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, और अगर एक्वाटिक पानी के अंदर इकोसिस्टम है तो उसे एक्वाटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी नेचुरली मेड भी हो सकता है और आर्टिफिशियली मैन मेड भी हो सकता है, सेम विद द एक्वाटिक इकोसिस्टम, और सबके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अगेन कमिंग टू द एनसीईआरटी, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में हम डिवाइड करेंगे। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एग्जाम्पल, और ये तीनों नेचुरल के एग्जाम्पल हैं, जबकि पॉन्ड, लेक एंड वेटलैंड, रिवर्स एंड एस्चुरीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम आर मैन मेड, तो यहां मैन मेड के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले नेचुरल के एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में, फिर आर्टिफिशियल के दिए। We will first look at the structure of ecosystem in order to appreciate the input of productivity, transfer of energy, मतलब जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं फूड चेन के बारे में, फूड वेव के बारे में, and the output that is degradation and energy loss. We will also look upon the relationship like cycles, chain, webs that are created as a result of these energy flow. तो बच्चों यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर, एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ के अंदर इस चैप्टर का इंडेक्स बताया गया है कि पहले हम प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे कि आखिर एनर्जी बना कौन रहा है, फिर हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी पहुंचती है, फिर हम फूड चेन, फूड वेब और न्यूट्रिएंट साइकिल की इसी में ही बात करेंगे, फिर हम डिग्रेडेशन की बात करेंगे कि हम मरने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनवायरनमेंट को वापस रिटर्न करके जाते हैं, तो उसमें हम डिग्रेडेशन की बात करेंगे। एनर्जी लॉस के बारे में भी हम बात करेंगे कि हर लेवल पे एनर्जी का लॉस भी होता है, और हम साइकिल्स और चेन वेब्स के फॉर्म में इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी के अंदर बच्चों इस लाइन के ऊपर 2 से 3 बार पीवाईक्यू आ चुका है कि व्हाट आर द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए। यही एनसीईआरटी का आप मान सकते हैं इंडेक्स भी है, हम इसी ऑर्डर में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे।
पहले हम प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे, फिर हम डीकम्पोजिशन के बारे में जानेंगे, फिर हम एनर्जी फ्लो के बारे में जानेंगे और फिर हम न्यूट्रिएंट साइकिल और बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में जानेंगे। ये जो चार हैं इन्हें हम फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। तो पीवाईक्यू ऐसा आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये इसमें से 3 ऑप्शन सही थे और एक गलत था जो आपको टिक करके आना था। सो बच्चों, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम पे पीवाईक्यू आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है इस पे। दैट इज प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। अब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चैप्टर 13 में आपने जैसे कि देखा था कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक। मैंने आपको पढ़ाया था एबायोटिक में टेम्परेचर, वाटर, सॉइल। जो बच्चे वो लेक्चर नहीं देख पाए, पहले आप इस लेक्चर के खत्म होने के बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर भी जाके देख सकते हैं, गिवन इन द प्लेलिस्ट। साथ ही साथ बच्चों, हमने देखा था कि यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, अब हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दीज कंपोनेंट्स of the ecosystem. Interaction of biotic and abiotic components result in physical structure that is characteristic of ecosystem. Ecosystem का characteristic क्या है? Biotic और abiotic components का आपस में interaction. ठीक है, यही मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। जब बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरैक्ट करते हैं, देन इट फॉर्म्स अ इकोसिस्टम। अब साथ ही साथ बच्चों हम ये भी पढ़ेंगे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ द स्पीशीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विच इज ऑक्यूपाइंग एट डिफरेंट लेवल, इसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बच्चों मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में भी बताया था कि जैसे सबसे बड़े ट्रीज से छोटे अगर हम देखें तो हर्ब्स, श्रब्स और फिर जो रेंगने वाले प्लांट्स होते हैं लाइक ग्रासेस एंड ऑफसेट रनर्स अपने, वो आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो हमें जो इस प्रकार से जो वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन है, इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। जैसे ट्रीज ऑक्यूपाई द वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ फॉरेस्ट, श्रब्स सेकेंड, हर्ब्स, ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर। यही मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर हाइटेड होता है ट्री के बाद में श्रब्स के बाद में हर्ब्स के बाद में ग्रासेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ये फंक्शनल एस्पेक्ट भी है और कंपोनेंट भी है। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम करके भी क्वेश्चन आएगा तो भी यही 4 ऑप्शन सही हैं, और अगर फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम करके क्वेश्चन आता है तो भी ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। दैट इज प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। To understand the ethos of aquatic ecosystem, let us take the small pond as an example. This fairly is a self-sustainable unit, rather a simple example that explains even complex interaction that exist in aquatic ecosystem. बच्चों ये लाइन कह रही है कि चाहे बड़ा इकोसिस्टम हो चाहे छोटा इकोसिस्टम हो, दोनों में आप बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन समझ सकते हैं। पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी होता है इन विच ऑल द अबोव मेंशन्ड 4 बेसिक कंपोनेंट। अगर आप सिर्फ सिंपल पॉन्ड की बात करें तो आपको ये चारों फंक्शनल एस्पेक्ट एक छोटे से पॉन्ड में भी देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज दीज आर द 4 बेसिक फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ अ इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम कैन एग्जिस्ट इन अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज ओशंस गिवन इन एनसीईआरटी। A pond is a shallow water body in which all the above mentioned 4 basic components of an ecosystem are well exhibited. The abiotic component is the water. Water यहाँ पे abiotic pond की अगर हम बात करें, pond का अगर हम example लें तो उसके अंदर abiotic component water है, ठीक है, with all the dissolved inorganic organic substance and the rich soil deposit at the bottom of the pond. Solar input होता है जो कि टेम्परेचर भी एक प्रकार से हम देखें तो abiotic factor है। अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड, ये सब एबायोटिक फैक्टर में आएंगे। उसमें अब ऑटोट्रॉफिक हमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स देखने को मिलेंगे, ये बायोटिक कंपोनेंट स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बाद कुछ अल्गीज देखने को मिलेगी, कुछ फ्लोटिंग सबमर्ज, कुछ मार्जिनल प्लांट्स हमें एजेस पे देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो ये तो सब प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है। बायोटिक में भी एक होते प्रोड्यूसर्स और एक होते कंज्यूमर।
ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी ने प्रोड्यूसर्स की बात करी, मतलब जो ग्रीन कलर के, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, अल्गी, फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स, ये सब जो हैं ये प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल है, बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। फिर सेकेंड एनसीईआरटी कंज्यूमर्स की बात करती है, मतलब जो दूसरे प्लांट्स को खाएंगे, प्लांट्स को खा के अपना पेट भरेंगे, दे आर हेट्रोट्रॉफ, दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो हेट्रोट्रॉफ के एग्जांपल्स हैं जूप्लैंक्टॉन्स, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ठीक है। द डीकम्पोजर्स की बात करते हैं। फिर डीकम्पोजर्स जो हैं उन्हें फूड चेन में कोई जगह नहीं दी गई है, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उन्हें उन पे एंजाइम सीक्रेट करके उनको डीकम्पोज ऑफ करके सॉइल में वापस से न्यूट्रिशन भेजते हैं। तो पूरी जो साइकिल है, मतलब जो भी हमने हमारी लाइफ में खाया, हमारी बॉडी बनाई, वो हम वापस से सॉइल को रिटर्न करके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स लाइक फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली एबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ये जो सिस्टम है जहाँ पे दैट इज द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल, दैट इज कन्वर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ। तो बच्चों ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक मैटर, और फिर ऑटोट्रॉफ्स को हेट्रोट्रॉफ खा लेता है, एंड सो ऑन द फूड चेन कंटिन्यूस। और उसके बाद में उन ऑटोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ्स के मरने के बाद में डीकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन होता है, दैट इज ब्रेक डाउन, एंड फाइनली द मिनरल्स आर रिटर्न टू द सॉइल। देयर इज यूनिडायरेक्शनल, और यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ टू हेट्रोट्रॉफ। ऐसा कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। तो देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फूड चेन। अब बच्चों हम फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो अ कांस्टेंट, अब प्रोडक्टिविटी में भी हम किसके बारे में बात करेंगे? हम प्लांट्स के बारे में, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स, और कंज्यूमर्स दैट इज हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों पहले जो मेन सोर्स है हमारे अर्थ की, हमारे प्लैनेट की, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सनलाइट। सनलाइट से ही प्लांट जो है वो एनर्जी ट्रैप करके खाना बनाता है, बिकॉज इट इज ऑटोट्रॉफ, और फिर वो फूड जो है फर्दर कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। तो अब वो कैसे होता है? तो बच्चों सोलर एनर्जी के फॉर्म में हमें कांस्टेंट इनपुट मिलता जा रहा है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय अ प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट किस प्रकार से बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहा है सनलाइट का उपयोग करके, एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, इसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो इसे हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि पर मीटर स्क्वायर है, या फिर हम किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्योंकि बच्चों डेफिनेशन क्या थी? कितना ऑर्गेनिक मैटर बचा, कितना ऑर्गेनिक मैटर बना, तो उसे हम ग्राम या फिर किलो कैलोरी में मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर जगह पे, तो पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर एनुअल की बात करी जा रही है तो हम पर ईयर भी लगा देंगे आगे, अगर एनुअली बात करी जा रही है तो हम पर ईयर भी लगा देंगे आगे, ठीक है। टू कम इट इज एक्सप्रेस इन द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। To compare the productivity of different ecosystem, it can be divided into gross primary productivity and net primary productivity. ठीक है, एक बार और बच्चों मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बना सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। इसीलिए इसकी यूनिट निकलती है कितना प्रोडक्ट, कितना बायोमास बना या ऑर्गेनिक मैटर बना, उसे हम ग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है। फिर पर्टिकुलर जगह पर उसे पर मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, और आप समझ लीजिए हम एनुअली टाइम की बात कर रहे हैं तो आगे हम पर ईयर भी लगा देंगे।
तो इस प्रकार से बच्चों प्रोडक्टिविटी की यूनिट बन जाती है। और प्रोडक्टिविटी अगर आप डिफरेंट लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो हम प्रोडक्टिविटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, कितना ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स बनाएंगे, उसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मतलब अगर सिर्फ बच्चों ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बात करी जा रही है तो उसे हम जीपीपी या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। लेकिन बच्चों जैसा कि आपको पता है, हम तक जो एनर्जी पहुंचेगी वो कुछ माइनस होके पहुंचेगी, क्योंकि प्लांट्स अपने काम भी करेगा और प्लांट्स का जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंजप्शन वाला प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो जीपीपी प्लांट ने बनाई, ठीक है, उसमें से वो अपना कार्य भी तो करेगा, ऐसे कि ऐसे अपने को सब तो ही ना दे देगा। वो अपना सर्वेंट नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए ही खाना बना रहा है, वो खुद के लिए भी खाना बना रहा है। तो वो क्या करेगा, वो खुद के मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए भी वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो है रेस्पिरेशन। तो जीपीपी में से जब हम रेस्पिरेशन माइनस कर देंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर बचेगी जो हमारे लिए अवेलेबल होगी। सो एनपीपी इज द एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर अस। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच इज अवेलेबल टू कंज्यूमर। एक बार और मैं आपको डायग्राम्स के माध्यम से समझाना चाहूंगी बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी इज द फर्स्ट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब इस प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी कि कितना ऑर्गेनिक मैटर बना एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, इसलिए इसकी यूनिट आती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इस यूनिट पे भी आपको नीट एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। अब प्रोडक्टिविटी को अच्छे से पढ़ने के लिए हम प्रोडक्टिविटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम प्रोड्यूसर्स के द्वारा मेनली बनेगी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर के द्वारा बनेगी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी दो कैटेगरीज होती है, जीपीपी दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब सूरज की रोशनी को यूज करके फोटोसिंथेसिस विधि के द्वारा कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम जीपीपी कहते हैं। लेकिन प्लांट अपने कार्य भी करेगा, तो पहले प्लांट ने सनलाइट की मदद से जो एनर्जी बनाई, ठीक है, उसे हम जीपीपी कहते हैं। लेकिन वो अपने कार्य भी करेगा जैसे रेस्पिरेशन, ठीक है, तो समझ लीजिए -R कर दें अगर हम जीपीपी से, क्योंकि प्लांट का मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन और सभी ऑर्गेनिज्म का जो मेन एनर्जी कंज्यूम मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को हम माइनस कर देंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी जो कि कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है, अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो कंज्यूमर है दैट इज हर्बीवोर्स, वो अपने काम करने के बाद में जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। सो व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है दैट इज समझ लीजिए गोट के द्वारा, तो उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। इस लाइन के ऊपर पीवाईक्यू पूछा जा चुका है और जीपीपी एनपीपी इनके ऊपर आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। जीपीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीवाईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एनपीपी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आपको काफी पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। एक बार और डेफिनेशन, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि फिक्स हो रही है इकोसिस्टम के द्वारा एक यूनिट टाइम में, उसे हम जीबीपी कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और कौन करेगा इसे? प्रोड्यूसर करेगा। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर भी अपना कार्य करेगा जैसे रेस्पिरेशन, तो जो बचा उसे हम एनपीपी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। जो कंज्यूमर को वो दे सकता है वो जीपीपी नहीं देगा, वो अपना काम भी करेगा, तो जो कंज्यूमर को दे सकता है वो एनपीपी कहलाएगा।
सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऐसा अवेलेबल बायोमास है जो कि कंजप्शन बाय द हेटेरोट्रॉफ या कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, जो नया ऑर्गेनिक मैटर बना सकता है कंज्यूमर अपने लिए बनाएगा, उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसके ऊपर भी PYQ पूछा गया है ऑलरेडी। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट की स्पीशीज पे डिपेंड करती है कि कैसी प्लांट की स्पीशीज है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, न्यूट्रिएंट कितना अवेलेबल है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है पर्टिकुलर प्लांट की, देयरफॉर वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है। एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी कंप्लीट बायोस्फीयर की स्टूडेंट्स 170 बिलियन टन्स आती है, दैट इज द ड्राई वेट। 170 बिलियन टन्स हमारे पूरे एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी है हमारे बायोस्फीयर की 170 बिलियन टन्स। 170 बिलियन टन्स इज द एनुअल, पूरे साल का एनपीपी पूरे हमारे बायोस्फीयर का 170 बिलियन टन्स है होता है। ऑफ दिस ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सर्फेस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन आर ओनली 55 बिलियन टन। तो बच्चों 170 बिलियन टन में से 70% लैंड की प्रोडक्टिविटी है, मतलब टेरेस्ट्रियल की, और 55 बिलियन टन ओशन की प्रोडक्टिविटी है। तो बच्चों होप आपको फर्स्ट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेकेंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन पे भी PYQs बहुत सारे पूछे गए हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे PYQs की लाइन आती जाएगी। सो स्टूडेंट डीकंपोजिशन होता क्या है? स्टूडेंट्स जैसे कि ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एक तो PYQ ये भी है कि क्या सिर्फ एनिमल का डीकंपोजिशन होता है, प्लांट का नहीं होता, तो दोनों का डीकंपोजिशन होता है, प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर दोनों का डीकंपोजिशन होता है, और सॉइल को सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स हम रिटर्न करते हैं। और ये डीकंपोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है हमारी जिंदगी में, नहीं तो जगह जगह डेड बॉडीज पड़ी होती, तो डेड बॉडीज को डीकंपोज करते हैं वो, और सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट को रिटर्न करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहती है। जो हमने न्यूट्रिएंट लिए प्लांट से वो हम वापस से सॉइल को रिटर्न करके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स में फंजाई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। सो स्टूडेंट्स डिकम्पोजिशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, भले ही फूड चेन में इसे जगह नहीं दी गई है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों लास्ट पार्ट में हम लास्ट टॉपिक जो था हमारा जीपीपी और एनपीपी, उस पे एनपीपी पे भी क्वेश्चन आया है कि एनपीपी जो है वो एनर्जी फॉर्म है जो डिकम्पोजर्स के लिए भी अवेलेबल है और कंज्यूमर के लिए भी, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ कंज्यूमर कहती है लेकिन डिकम्पोजर के लिए भी एनपीपी ही अवेलेबल है अगर प्रोड्यूसर को डिकम्पोज करेगा तो। ठीक है बच्चों, तो ये एक एक्स्ट्रा पीवाईक्यू मुझे याद आ गया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। चलिए अब डिकम्पोजर्स क्या करते हैं। डिकम्पोजर्स अपने एंजाइम्स के माध्यम से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। डेड प्लांट रिमेन जैसे लीफ, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट डेट्राइटस। तो डेट्राइटस के ऊपर ये डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, और डेट्राइटस में सारी सड़ी गली चीजें होती हैं, चाहे वो डेड भी हो सकती हैं, उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट भी हो सकता है, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। मतलब डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन होगा। डेट्राइटस इज व्हाट? इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जिसके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल हैं फंजाई, बैक्टीरिया, ये इन पे एक्ट करते हैं बिकॉज दे रिलीज एंजाइम आउटसाइड इन द एनवायरमेंट, जिससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल में आ जाता है। ठीक है, चलो, which is the raw material for decomposition. The important step is, अब बच्चों क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें डिकम्पोजिशन में पढ़नी है। पहली है फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन।
तो बच्चों एक बार शॉर्ट में मैं आपको ये चारों स्टेप समझाती हूँ। बच्चों फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में स्टूडेंट्स डेट्राइटिवोरस का रोल होता है। डेट्राइटिवोरस में इंसेक्ट्स आती हैं जैसे अर्थवॉर्म। तो बच्चों ये क्या करती हैं? ये बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में सिर्फ तोड़ देती हैं, लेकिन अभी भी ये टुकड़े कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब इनकी केमिस्ट्री चेंज नहीं हुई है। जैसे हम दांत की मदद से खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसी प्रकार एनिलिड्स जो है जैसे अर्थवॉर्म, तो डेट्राइटिवोर्स में बच्चों वॉर्म्स आती हैं जैसे अर्थवॉर्म। तो बच्चों ये अर्थवॉर्म क्या करती है? ये बड़े आकार के सब्सटेंस को छोटे आकार में तोड़ देती है। जैसे हम दांत की मदद से च्यू करते हैं, उसी प्रकार का एक्शन जो है ये डेट्राइटिवोरस का होता है, लाइक अर्थवॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट लीचिंग। लीचिंग के अंदर क्या होता है बच्चों? जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो अंदर जाके धंसता है। जब आपको पता होगा जो मिनरल्स जो है वो नीचे जाके सॉल्ट्स बना देते हैं और वो रॉक में जाके डिपॉजिट हो जाती है, तो जितने भी मिनरल्स हैं वो नीचे जाके एकत्रित होते हैं, इसे हम लीचिंग बोलते हैं। सो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है दे गो डाउन इन द सॉइल हॉरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज लीचिंग? समझ लीजिए कि ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं और ये वो मिनरल पार्टिकल्स हैं जिन्हें हमें नीचे की तरफ डिपॉजिट करवाना है। तो क्या होता है बच्चों? ये नीचे की तरफ जाके उस पानी के कारण या किसी और कारण से वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं और नीचे जाके वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के फॉर्म में, अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड लीचिंग। ठीक है बच्चों, सेकेंड स्टेप क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, अभी केमिस्ट्री चेंज नहीं हुई, कॉम्प्लेक्स इज स्टिल कॉम्प्लेक्स बट द पार्टिकल साइज हैव चेंज। फिर उसके बाद में मैंने आपको लीचिंग बताया जिसके अंदर जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अनअवेलेबल सॉल्ट, मतलब जिसे प्लांट की जड़ें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, काफी नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। रूट्स तो यहीं पर ही हैं, जड़ें तो यहीं पर ही हैं प्लांट की, ये बहुत नीचे जाके डिपॉजिट हो गए हैं। इस स्टेप को हम लीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटा मतलब तोड़ना। इट इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है। कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में टूटता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड जब सिंपल फॉर्म में टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और अदर डिकम्पोजर्स, तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है सॉइल के नीचे एक डार्क कलर की लेयर बन जाना, डार्क ब्राउन कलर की। तो क्यों ना इसे ब्राउन कलर से ही बनाया जाए। तो डार्क ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाना जिसमें बैक्टीरिया का एक्शन ऑलमोस्ट नामुमकिन है और ये काफी ज्यादा फोर्टाइल लेयर होती है। तो ऐसा कलर करने में मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा डार्क लेयर का, डार्क ब्राउन लेयर का डिपॉजिशन हो जाता है सॉइल की लेयर के नीचे। यार ये क्या हो रहा है? सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर के नीचे बच्चों डार्क ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। जो कि काफी ज्यादा फोर्टाइल होती है और इस पे डिकम्पोजर्स का एक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस। इस लेयर को हम बोलेंगे ह्यूमस। ठीक है, सो ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क ब्राउन एमोफस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। अब मिनरलाइजेशन क्या होता है? वैसे तो मैंने आपको कहा कि ह्यूमस की लेयर को बैक्टीरिया नहीं तोड़ सकते, डिकम्पोजर्स नहीं फर्दर तोड़ सकते, लेकिन फिर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज करके मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम मिनरलाइजेशन स्टेप कहते हैं। सो द ह्यूमस इज फॉर द
डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स, बिकॉज मैक्सिमम माइक्रोब्स के प्रति तो वो रेजिस्टेंट है, लेकिन कुछ माइक्रोब्स अभी भी ह्यूमस को ब्रेक डाउन करने की क्षमता रखते हैं और वो उसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में बदल देते हैं। इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको डीकंपोजिशन की पांचों स्टेप समझ आ गई होगी। इन स्टेप्स के ऊपर नीट एग्जाम में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, जैसे कि लीचिंग की डेफिनेशन पे, फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन पे, इस पे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। इन डेफिनेशंस पे ऑलमोस्ट 3 पीवाईक्यूज आए हैं, फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन पे, कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन पे, लीचिंग की डेफिनेशन पे। तो ये ह्यूमस पार्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमिफिकेशन पार्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पीवाईक्यू होल्ड करने वाला टॉपिक है। चलिए अब एनसीईआरटी को रीड आउट करते हैं बच्चों एक बार। तो बच्चों डीकंपोजिशन जो है उसे हमने 5 स्टेप्स में फर्दर ब्रेक डाउन करा है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म एंड ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? डेट्राइटिवोर्स जैसे अर्थवॉर्म की प्रेजेंस में जब बड़े आकार का स्ट्रक्चर छोटे आकार में टूट जाता है तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। डेट्राइटिवोर्स एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इंटू स्मॉलर पार्टिकल। सिंपल नहीं बोलना है अभी, वो कैटाबॉलिज्म में होगा। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लीचिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अनअवेलेबल सॉल्ट, मतलब जिसे प्लांट की जड़ें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए उसे हमने अनअवेलेबल सॉल्ट कहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लीचिंग। नेक्स्ट कमिंग टू द कैटाबॉलिज्म स्टेप। कैटाबॉलिज्म स्टेप बड़े काम की है, यहाँ पे डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं जिसके कारण कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंजाइमेटिक एक्शंस ऑफ डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जितनी भी हमने ऊपर दी गई स्टेप्स पढ़ी वो साइमल्टेनियसली वर्क करती है डेट्राइटस के ऊपर। अब आते हैं ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन पे। वो ऑकर्स ड्यूरिंग द डीकंपोजिशन इन द सॉइल। सबसे पहले ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन के द्वारा ह्यूमस की डार्क ब्राउन एमॉर्फस लेयर फॉर्म होती है। देखते हैं बच्चों, डार्क कलर्ड की एमॉर्फस सब्सटेंस की लेयर फॉर्म होती है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस जो है इट इज ऑलमोस्ट रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, बट स्टिल सम माइक्रोब्स कैन एक्ट ऑन इट और इससे मिनरलाइजेशन स्टेप बन जाती है। So that is highly resistant to microbial action and undergo decomposition at extremely slow rate. तो ये कोलाइडल होता है नेचर में, इसलिए इसमें न्यूट्रिएंट्स की भरमार है। ह्यूमस इज वेरी फर्टाइल पार्ट एंड इसलिए इसमें न्यूट्रिएंट्स की भरमार है। और जैसे कि ये टॉप लेयर में पाया जाता है तो इसे हमारी प्लांट की जड़ें भी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ह्यूमस जो है स्टूडेंट्स वो फिर भी अभी भी कुछ माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेड हो सकता है जिससे उसमें से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों हमने डीकंपोजिशन को 5 फर्दर स्टेप्स में ब्रेक डाउन करा। डीकंपोजिशन के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी लगता है। इस पार्ट पे भी आपको पीवाईक्यू मिलेगा, ठीक है। डीकंपोजिशन के इस पार्ट पे भी आपको पीवाईक्यू मिलेगा जिसमें बात करी गई कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डीकंपोजिशन के रेट को स्लो डाउन या एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं। देखो डीकंपोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। यहाँ डीकंपोजिशन जो है वो कंट्रोल होता है बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, मतलब जो उसका रॉ मटेरियल है वो किस प्रकार का है उस पर भी डीकंपोजिशन की स्टेप मैटर करती है। देन क्लाइमेटिक फैक्टर, इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डीकंपोजिशन स्लो होता है अगर जो डेट्राइटस है वो लिग्निन और काइटिन में रिच है। तो अगर हमारे डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन है तो स्लो होगा, ठीक है, डीकंपोजिशन स्लो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो लिग्निन और काइटिन रिच है, लिग्निन और काइटिन रिच। नेक्स्ट, और फास्ट कब होगा? जब वो नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर में रिच है। तो अगर फास्ट कब होगा? जब डेट्राइटस के अंदर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है तो फास्ट होगा डीकंपोजिशन, ठीक है। चलिए, इफ detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar, temperature and soil moisture are the most important climatic factor। तो बच्चों टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
इस पे PYQ है, सॉइल मॉइस्चर वाली लाइन पे, ठीक है। Temperature and soil moisture are the most important climatic factor that regulates decomposition through their effect on activities. Warm and moist environment favor decomposition. तो ऐसा कुछ PYQ है कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करेगा, तो वो है सॉइल मॉइस्चर। उसका आंसर है कि उस पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है मॉइस्चर कम हो, इसीलिए उस एरिया का डिकम्पोजिशन कम है। आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर दिखेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, तो वार्म और मॉइस्ट टेम्परेचर अगर होता है, टेम्परेचर में वार्म टेम्परेचर और मॉइस्चर में मॉइस्ट एनवायरनमेंट, इस अगर ऐसा होता है तो डिकम्पोजिशन क्विकर होता है, ठीक है। वही अगर टेम्परेचर कम है और एनारोबिक एनवायरनमेंट है तो वो डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगा। चलिए, तो बच्चों यहां पे हमारा डिकम्पोजिशन भी खत्म होता है, मतलब हमने जो इकोसिस्टम है उसके फर्स्ट फंक्शनल एस्पेक्ट दैट इज प्रोडक्टिविटी को अच्छे से पढ़ा, फिर हमने सेकेंड फंक्शनल एस्पेक्ट दैट इज डिकम्पोजिशन को अच्छे से पढ़ा। अब हम आते हैं बच्चों थर्ड फंक्शनल एस्पेक्ट पे, दैट इज एनर्जी फ्लो। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा संसार एनर्जी जो है उसका एनर्जी का स्रोत सोर्स सिर्फ एक लौता है, दैट इज सन। और सन की एनर्जी को ट्रैप सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन ऑर्गेनिज्म ही यूज कर सकते हैं। तो सनलाइट की एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है, जिसे फर्दर आगे फूड चेन के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ग्रास ने खाना बनाया, ग्रास को रैबिट ने खाया और रैबिट को लायन ने खाया, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से फूड चेन चलती है। सो स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और मैं आपको बताना चाहूंगी डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम के अंदर कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया से स्टार्ट होती है हमारी फूड चेन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके ऊपर भी PYQ पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में अगर सन की किरणें नहीं पहुंच पाती है तो वहां पे एनर्जी जो है वो केमिकल्स के द्वारा होती है और वो कीमोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। लेकिन बाकी जगह हम देखें तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर प्लैनेट। Of the incident solar radiation, less than 50% of its photosynthetic active radiation power. We know that plant and photosynthetic bacteria autotroph fix sun's energy to make food. Plant capture only 2 to 10% of power. अब इतने पार्ट पे PYQ पूछा गया है। ये क्या कह रहा है मैंने फटाफट आपके सामने पढ़ दिया। अब जो सनलाइट से जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, उसमें से भी लेस देन 50% काम की है, लेस देन 50% प्लांट के काम की है। और इस लेस देन 50% जो प्लांट के काम की है, जिसमें मेनली विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, उसे हम पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। अब इस पार का भी 2% प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज करता है, ठीक है। तो ये इन लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। 2 to 10% पार जो है वो प्लांट्स अपने कार्य के लिए यूज करता है, बाकी का सब वेस्ट। So it is very important to know that solar energy captured by plant यही फ्लो होती है different organism के अंदर, and it is the only source of energy. All organism are dependent for their food on producer. अब जो green plants हैं उन्हें हम producer कहते हैं, वही sun energy को ट्रैप करके अपना फूड बना सकते हैं और उनका फूड से ही आगे एनर्जी ट्रांसफर होती है आगे के organisms को। So all organisms are dependent for their food on producer, either directly or indirectly. ऐसा क्यों बोला गया है बच्चों कि सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, either directly और indirectly? देखो, प्लांट को डायरेक्ट भी खाया जा सकता है, उन्हें हम हर्बीवोरस बोलेंगे, लेकिन कार्निवोरस ने तो हर्बीवोर को खाया, ठीक है। तो लेकिन उस हर्बीवोर ने भी तो पहले अपना पेट भरने के लिए प्रोड्यूसर को ही खाया होगा। तो अगर कार्निवोर के एस्पेक्ट में बात करी जाए तो वो इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है या प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं हर्बीवोर्स की बात करूं, मतलब जो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो एंड गोट, तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट कहलाएंगे। Further, ecosystem are not exempt from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy. तो बच्चों, ये second law of thermodynamics नहीं मानता है
और इसे कांस्टेंट सप्लाई क्योंकि एनर्जी का चाहिए होता है, दैट इज, और वो कांस्टेंट सप्लाई क्या है, सन एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो करता है हमारा फूड चेन और इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, लेकिन सेकेंड लॉ को फॉलो नहीं करता है। नाउ द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, जो खाना अपना खुद बना सकते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। टेरेस्ट्रियल सिस्टम के अंदर मेजर प्रोड्यूसर हर्बेशियस या वुडी प्लांट होते हैं। अदरवाइज प्रोड्यूसर एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो तैरने वाले प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो तैरने वाले ग्रीन ऑर्गेनिजम्स को हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं एंड हायर प्लांट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्बेशियस और वुडी प्लांट एक्ट एज प्रोड्यूसर। Food chain or rather food web formed such that an animal feeds on plant or on other animals and turn food for other। ठीक है, तो प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं और वो फूड एनिमल्स में भी ट्रांसफर होता है। द एनर्जी ट्रैप बाय द प्रोड्यूसर हैंस इज आइदर पास्ड ऑन टू कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई। तो मतलब जो प्रोड्यूसर ने एनर्जी बनाई, जो प्रोड्यूसर के द्वारा एनपीपी अवेलेबल है, वो डीकम्पोजर्स के लिए भी अवेलेबल है क्योंकि मरने के बाद इनके ऊपर डीकम्पोजर्स एक्ट करेंगे, और वो कंज्यूमर के लिए भी अवेलेबल है। इसी लाइन के ऊपर पीवाईक्यू आ चुका है। चलिए, ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली डिपेंड होने वाले को हम हर्बीवोर्स कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, और इनडायरेक्टली डिपेंड होने वालों को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर कार्निवोरस कहते हैं, मतलब जो फ्लैश ईटिंग होते हैं। So all animals depend on plant directly or indirectly for their food needs. They are hence called consumers and also heterotrophs. If they feed on producer, the plant, they are called primary consumer. और अगर जैसे for example ग्रास को गोट ने खाया तो ग्रास तो प्रोड्यूसर है क्योंकि वो सन की एनर्जी को फिक्स कर सकती है, वो ग्रीन कलर की बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो पहले वो सन की हेल्प से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाएगी, फिर अपना काम करके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आगे फ्लो करवाएगी। तो गोट जो कि क्या है, गोट जो कि हर्बीवोर्स है, ठीक है, तो गोट जो है वो प्लांट को खाएगी या ग्रास को खाएगी, तो इसे ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगी। ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर के ऊपर। अब मैन ने समझ लीजिए गोट को खाया, ठीक है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। आई बात समझ? तो कंज्यूमर दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर डायरेक्ट कोई प्लांट को खा रहा है तो प्राइमरी, और अगर वो एनिमल को खा रहा है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। सो ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर। सम कॉमन हर्बीवोर्स आर इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मॉलस्क इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स टेरेस्ट्रियल में, और मॉलस्क एग्जाम्पल है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। कंज्यूमर, ऐसे कंज्यूमर जो हर्बीवोर को खा जाएंगे, मतलब प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिज्म को जो खा जाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। दे आर फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर उन्हें हम करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। These animals that depend on primary carnivore for food, मतलब जो टॉप मोस्ट कार्निवोर होता है उससे हम सेकेंडरी कार्निवोर या टॉप मोस्ट कार्निवोर या टॉप मोस्ट कंज्यूमर भी कह सकते हैं, जैसे लायन। ठीक है, मैन को भी आगे लायन खा सकता है। देखो मैं एक और बार बताती हूं बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर को ही सेकेंडरी कंज्यूमर को ही प्राइमरी कार्निवोर कहा गया है, और टॉप मोस्ट कंज्यूमर को सेकेंडरी कार्निवोर कहा गया है एनसीईआरटी के इन लाइनों में। ठीक है, तो ये ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, दैट इज ये T1 ट्रॉफिक लेवल है, ये T2 ट्रॉफिक लेवल है, ये T3 ट्रॉफिक लेवल है, और ये T4 ट्रॉफिक लेवल है। तो 4 से 5 के ऊपर ज्यादातर हमारी फूड चेन नहीं जाती है। चलिए, सो फूड चेन के हम प्रकार पढ़ने वाले हैं। ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन, मतलब जैसे प्लांट्स को खाने से स्टार्ट होगी तो उसे हम ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन बोलेंगे।
या प्रीडेटरी टाइप ऑफ फूड चेन कहेंगे। पैरासाइटिक फूड चेन पढ़ेंगे एक हम, और डेट्राइटस मतलब जिसके अंदर डीकंपोजर्स की बात करी जाएगी। प्राइमरी जो एक एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चों सभी का हम, जैसे सबसे पहले आते हैं ग्रेजिंग फूड चेन पे। ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल है ग्रेजिंग टाइप की फूड चेन का बच्चों एग्जाम्पल है जैसे सीड है, सीड को खाया माइस ने, माइस को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया पिकॉक ने। तो ये ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये ग्रेजिंग का एग्जाम्पल हो गया, मतलब प्लांट से चालू हो रही, प्रेडेशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, वहीं आते हैं पैरासाइटिक टाइप ऑफ फूड चेन पे। पैरासाइटिक फूड चेन देखो, एक पेड़ है, स्टार्टिंग तो पेड़ से ही होगी, ग्रीन प्रोडक्ट से ही होगी, है ना, ग्रीन ऑर्गेनिज्म से होगी, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो एक पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर, एक पेड़ 5 चिड़ियों का खाना है, तो एक पेड़ के ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर है दैट इज बर्ड्स, वो 5 हैं। ठीक है, और टॉप मोस्ट कंज्यूमर मतलब बर्ड्स के ऊपर छोटे छोटे कीटाणु पाए जाते हैं जिन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, तो पैरासाइट उन पे पाए जा रहे हैं, दैट इज टॉप मोस्ट कंज्यूमर। तो ये पैरासाइटिक टाइप ऑफ फूड चेन कहलाता है। पेड़ प्रोड्यूसर हो गया, इसमें बैठी चिड़िया प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, और ये टॉप कंज्यूमर हो गए पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये पैरासाइटिक फूड चेन भी आपको याद रखनी है। उसी प्रकार से बच्चों सीड जो है, सीड जो है वो प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपना खाना जो प्लांट प्रोडक्ट है, क्योंकि माइस जो है बच्चों वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल है, स्नेक जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल है, और पिकॉक जो है वो टॉप मोस्ट कंज्यूमर का एग्जाम्पल है, या फिर टर्शरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल है। तो ट्रॉफिक लेवल्स में अगर इसी को ही बोलें तो प्रोड्यूसर ट्रॉफिक लेवल 1 पे लाई करता है, माइस ट्रॉफिक लेवल 2 पे, स्नेक ट्रॉफिक लेवल 3 पे, और पिकॉक ट्रॉफिक लेवल 4 पे। तो ज्यादातर फूड चेन जो है वो ट्रॉफिक लेवल 4 तक ही जाती है, 4 to 5। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन। इसके अंदर क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म, सड़ी गली चीजों पे डेड ऑर्गेनिज्म, अब वो प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट इन डेड ऑर्गेनिज्म में आ सकते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट भी हो सकता है, मतलब सड़ी गली चीजें बेसिकली। ठीक है, इनके ऊपर अगर हमारे डीकंपोजर्स एक्ट करते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, तो इसे हम सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ फूड चेन या डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन कहते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले देखे रखा है डीएफसी के बारे में, दैट इज डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। डीकंपोजर्स इन पे एक्ट करते हैं, विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम डेट्राइटस भी कहते हैं। तो डेट्राइटस पे ये लोग एक्ट करते हैं। These are also known as saprotrophs, इन्हीं को ही हम सैप्रोट्रॉफ भी कहते हैं। तो सैप्रोटाइपिक टाइप ऑफ फूड चेन या फिर डेट्राइटस फूड चेन, दैट इज डीएफसी, वो एक ही बात है। डीकंपोजर्स बॉडी के बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जो कि डाइजेस्ट कर सकती हैं ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जिससे वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। सो डीकंपोजर सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि ब्रेक डाउन करता है डेड वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, जैसे कि डीकंपोजिशन मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में आज के लेक्चर में ही पढ़ाया है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों, तो वहां पे ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन जो है वो मेन कारण है एनर्जी का, एनर्जी फ्लो का। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन किसने किसको खाया, जो कि प्रीडेशन पे डिपेंड करती है, वो मेजर कॉन्डुइट है फॉर एनर्जी फ्लो।
लेकिन अगर वहीं हम टेरेस्ट्रियल टाइप के इकोसिस्टम की बात करें तो मेन एनर्जी फ्लो का कारण डीएफसी है, मतलब डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पीवाईक्यू पूछा जा सकता है और गया भी है। नेक्स्ट, डेट्राइटस फूड चेन कनेक्टेड होता है ग्रेजिंग फूड चेन से। कैसे? क्योंकि अगर वही प्लांट और अगर प्लांट ने एनिमल को खाया, सॉरी एनिमल ने प्लांट को खाया, ठीक है, अगर एनिमल ने प्लांट को खाया और अगर वही प्लांट एनिमल मर जाता है तो डेट्राइटस फूड चेन चालू हो जाती है। तो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन आपस में कनेक्टेड भी हो सकती है। जैसे सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी एनिमल। एक और एग्जांपल दिया है बच्चों, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई है ना, वो डेट्राइटस फूड चेन का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ एनिमल भी खा सकते हैं, तो ग्रेजिंग फूड चेन में भी वो आ जाएंगे। एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्रो एक्सेट्रा आर ओमनिवोर्स, मतलब जो प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल भी खा सकते हैं। These natural interconnection of food chain make it a food web। जब ऑर्गेनिज्म आपस में, देखो जैसे बच्चों हम सिंपल लीनियर फॉर्म में बात कर रहे हैं कि सीड जो है, सीड है विच इज अ प्लांट प्रोडक्ट, माइस ने सीड को खाया, माइस को फिर आगे स्नेक ने खाया और स्नेक को पिकॉक ने खाया। ठीक है, तो अगर लीनियर फॉर्म में हम बात करें तो इसे फूड चेन कहलाते हैं, लेकिन नेचुरली ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उसी सीड को डायरेक्ट बर्ड भी खा सकती है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग खाने के ऑप्शंस होते हैं। इसी ऑप्शन को होना मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल प्रोडक्ट भी खा सकता है और वो ऑर्गेनिज्म प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे कि क्रो, एग्जाम्पल दिया है क्रो, कॉकरोच। तो ये एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आ सकते हैं। ठीक है, और ये जब दो से बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है तो फूड वेब बनाती है, और जितना स्टेबल फूड वेब होगा, जितनी ज्यादा फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा, उतना स्टेबल इकोसिस्टम को माना जाएगा। मतलब फूड वेब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, अगर ऑर्गेनिज्म के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन है खाने के, तो वो ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम में कभी भी भूखा नहीं मरेगा, तो उस इकोसिस्टम को हम स्टेबल बोलेंगे। आई बात समझ? चलो, These natural interconnection of food chain makes a food web। Very important, इस लाइन के ऊपर भी PYQ पूछा गया है। Organism occupy a place in a natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with other organism। Based on the source of nutrition or food, organism occupy a specific place। तो एक फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम ट्रॉफिक लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेगा। हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट्स को खाएंगे वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेंगे। ठीक है, कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स को खाएंगे वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेंगे, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा सकता है जैसे लायन, वो टॉप मोस्ट या T4 ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करेगा। सो प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, कार्निवोर्स दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर दैट इज ग्रीन प्लांट, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। उनके एग्जांपल है एक्वाटिक के केस में फाइटोप्लैंक्टन्स और टेरेस्ट्रियल के केस में ग्रास और ट्रीज। प्राइमरी कंज्यूमर जो है स्टूडेंट्स वो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। हर्बीवोर्स मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं, उसमें एक्वाटिक के केस में जू प्लैंक्टन्स आता है मतलब तैरने वाले एनिमल्स, ग्रास हॉपर आता है और क्रो आता है, और काऊ आ सकता है। ठीक है, क्रो नहीं सॉरी। अब सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके अंदर कार्निवोर्स आते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अदर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल में रखते हैं। उनके एग्जाम्पल हैं जैसे बर्ड्स, फिशेस, वॉल्फ। टर्शरी कंज्यूमर दैट इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल या टॉप कार्निवोर, जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आए गए कार्निवोर्स को भी खा सकता है, जैसे मैन, लायन। तो बच्चों जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल क्रॉस करते जाते हैं, जैसे समझ लीजिए प्लांट जो है वो सन से एनर्जी ट्रैप करी तो प्लांट जो है वो ट्रॉफिक लेवल 1 है, फिर उसे वॉर्म ने खाया तो वो ट्रॉफिक लेवल 2 हो गया, स्पैरो ने खाया उसे, ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल 3 हो गया, और फिर उसे जो है वल्चर या ईगल ने खा लिया तो ये ट्रॉफिक लेवल 4 हो गया। तो जैसे जैसे बच्चों हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते जाते हैं तो एनर्जी घटती चली जाती है।
प्लांट के पास मैक्सिमम एनर्जी है, ट्रॉफिक लेवल 2 में उससे कम एनर्जी, ट्रॉफिक लेवल 3 में उससे कम एनर्जी, और टॉप मोस्ट कार्निवोर्स को दैट इज ट्रॉफिक लेवल 4 को सबसे कम एनर्जी मिल पाती है। तो धीरे धीरे एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो बच्चों एनर्जी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं घटती चली जाती है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो वो डेट्राइटस, उस डेड मटेरियल को हम डेट्राइटस कहते हैं, जिसपे डीकंपोजर एक्ट करते हैं। तो उसका जो बायोमास है वो एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करता है, किसके लिए? डीकंपोजर्स के लिए। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल इट डिपेंड्स अपॉन द लोअर ट्रॉफिक लेवल। जैसे T4 वाला T3 पे डिपेंड करेगा, वो उससे लोअर ट्रॉफिक लेवल है। T3 वाला T2 पे डिपेंड करेगा, T2 वाला T1 पे डिपेंड करेगा। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म अपने से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होता है। Organism at each trophic level depends on those at the lower trophic level. Each trophic level has certain mass of living material at a particular time called as standing crop. ठीक है, तो बच्चों standing crop जो होता है वो ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कितना ऑर्गेनिक मैटर है वो होता है। इस लाइन के ऊपर PYQ भी पूछा गया है। What is standing crop and what is standing state? स्टैंडिंग क्रॉप ऑर्गेनिक के लिए होता है और स्टैंडिंग स्टेट जो है वो इनऑर्गेनिक के लिए होता है। ठीक है, सो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। द बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। तो उसे आप फ्रेश वेट में उस बायोमास को मेजर कर सकते हैं या ड्राई वेट में। The number of trophic level in the measurement of biomass in terms of dry weight is more accurate. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें से वाटर जो है वो हम डिहाइड्रेट करा के उसे मेजर करते हैं। The number of trophic level in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. देखो बच्चों, जो मैंने अभी आपको बार बार कह रही हूँ कि फूड चेन हमारी T4 और मैक्सिमम T5 ट्रॉफिक लेवल तक ही जाती है। ऐसा मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये 10% लॉ फॉलो होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते एनर्जी कम होती जाती है, इसीलिए इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू T4। ठीक है, चलिए, बिकॉज इट फॉलोज 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ। ठीक है, ये जो 10% लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिनमैन ने दिया था इसे। एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स से प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। तो बच्चों जो ये 10% लॉ है इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सीड, जैसे सीड है ना बच्चों, सीड को किसने खाया? सीड इज ईटन बाय रैट और माइस। रैट और माइस इज ईटन बाय स्नेक। स्नेक इज ईटन बाय पिकॉक। जैसे सीड के पास थी सीड के पास थी 200 जूल ऑफ एनर्जी, तो रेड के पास कितनी जाएगी बाय द 10% लॉ? 20 जूल। स्नेक के पास कितनी जाएगी? 2, और पिकॉक के पास कितनी जाएगी? 0.2। तो बच्चों ये कहलाता है 10% लॉ, मतलब 200 को का मैं 10% निकालूंगी तो कितना आया? 20। तो इस प्रकार से बच्चों एनर्जी फ्लो होती है और इस टाइप के आपसे कैलकुलेशन इन द फॉर्म ऑफ PYQs भी दिया गया है और पूछा भी जा सकता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एनर्जी फ्लो के ऊपर PYQ आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बच्चों होप आपने आज का पार्ट मेरे साथ एंजॉय करा होगा। हमने आज NCERT के अकॉर्डिंग 4 टॉपिक्स कवर करे हैं। रेस्ट 4 रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप रॉकिंग, कीप डूइंग द PYQs, keep studying and stay motivated. Thank you.